हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की आज की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे 26 जनवरी परेड में उतरेगी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश की आर्मी। बताएंगे दोस्तों कौन है वो मुस्लिम देश। तो वहीं बताएंगे हसीना की पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली है दोस्तों चुनाव लड़ने को लेकर। बताएंगे कैसे भारत में रहते रहते कर दिया शेख हसीना ने कमाल। उनकी रणनीति कूटनीति के बारे में सबसे पहले आपको आज नए साल पर जानकारी देने वाले हैं। तो वहीं आपको बताएंगे बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया दोस्तों। क्या भारत के खिलाफ ही बयान दिया है या फिर भारत के सपोर्ट में बयान दिया है, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने नए साल के मौके पर उपलक्ष्य पर कह दिया है कि भारत को बेहतर कबूल कर लेने की बात अब पाकिस्तानी हुक्मरानों को मान ही लेनी चाहिए। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का अगर पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि नए साल के दिन आज से भारत फिर नई ऊंचाइयों को छुएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां 26 जनवरी परेड में उतरेगी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश की आर्मी। कौन है वो देश, बता दें। नया साल 2025 आज शुरू होते ही लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि इस बार 26 जनवरी परेड में कौन विदेशी मेहमान आ रहा है। खबर यह है कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी को मजबूती देते हुए इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट हो सकते हैं दोस्तों। उन्होंने अक्टूबर में ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुबियांतो के ऑफिस की तरफ से संकेत मिले हैं कि द्वीपीय देश के राष्ट्रपति भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के इच्छुक हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति सुबियांतो वही हैं जिन्होंने नवंबर में ब्राजील में हुए आयोजित G20 समिट से इतर एक मुलाकात में विदेश मंत्री जयशंकर जी की तारीफ की थी। उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। अब बताया ये जा रहा है कि सुबियांतो भारत से रिश्तों को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं। ये मुस्लिम बहुल देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें भी खरीदने की दिशा में बढ़ चुका है। 26 जनवरी परेड को लेकर एक और बात पता चली है कि राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इंडोनेशिया की बहुत बड़ी सेना भी दिखाई दे सकती है। यहाँ दोस्तों ये परंपरा रही है कि जिस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्य अतिथि बनाया जाता है, उनके देश की सेना को भी परेड में शामिल किया जाता है। हाल के वर्षों में भारत के इस विशिष्ट कार्यक्रम में फ्रांस, मिस्र, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो चुके हैं। अगले एक हफ्ते में 26 जनवरी परेड में आने वाले मेहमान के नाम की घोषणा हो सकती है। इसके बाद उस देश के सैनिकों की एक टुकड़ी अभ्यास के लिए दिल्ली पहुंच जाएगी। वाकई में दोस्तों इस खबर ने पाकिस्तान में तो हड़कंप मचा ही दी है। जहां पाकिस्तान सभी मुस्लिम देश को एकजुट करने की कोशिश में लगा हुआ है, वहीं सबसे बड़े मुस्लिम देश के नेता सबसे बड़े मुस्लिम देश की आर्मी के साथ भारत आ सकते हैं। वाकई में पाकिस्तान के दिल में जैसे किसी ने अंगार भर दिया हो, उस प्रकार से यह खबर लगने वाला है शहबाज शरीफ को। वाकई में दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको बताना था। सबसे पहले हमने आपको बताया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो। और सभी श्रोतागण को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों आप लोग भी कमेंट के माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी को हैप्पी न्यू ईयर मोदी जी कहना मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां हसीना की पार्टी को बहुत बड़ी राहत लड़ सकेगी चुनाव पर बांग्लादेश सरकार ने रख दी है एक बड़ी शर्त। वो क्या शर्त है बता दें। निर्वासन झेल रही बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त MM नसरुद्दीन ने कहा है कि अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर यदि सरकार या न्यायपालिका प्रतिबंध नहीं लगाती तो पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चुनाव कराने को लेकर घोषणा की थी। जी हाँ, समाचार पत्र ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ने चटगांव सर्किट हाउस में चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। नसरुद्दीन ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर है दोस्तों शेख हसीना और शेख हसीना पार्टी के लिए और अपने भारत के लिए भी, जहां पर शेख हसीना के चुनाव लड़ने में कोई रुकावट नहीं है, जो एक बार फिर बहुत बड़ी उम्मीद भारत के लिए भी जगा रहा है और शेख हसीना के लिए तो जगा ही रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और क्या शेख हसीना इस बार फिर से बम्पर वोटों के साथ में चुनाव जीत पाएगी? क्या लगता है दोस्तों आपको, जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ था, क्या फिर से चुनाव जीतने के बाद ये कट्टरपंथी छात्र, कट्टरपंथी नेता, कट्टरपंथी लोग बांग्लादेशी क्या शेख हसीना के चुनाव में खलल डाल पाएंगे? जो भी आपकी राय बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, बांग्लादेश के सेना प्रमुख का भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दोस्तों। साल 2024 में बांग्लादेश में बड़े राजनीतिक उथल पुथल के बाद शेख
शेख हसीना की सरकार गिर गई। देश में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और जन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस बदलाव में सेना की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा ने बांग्लादेश के प्रतिष्ठित अखबार प्रथम मॉल को इंटरव्यू में बीते आंदोलनों को ऐतिहासिक करार दिया। शेख हसीना सरकार के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव देखा गया है। इसके बावजूद जनरल वकार ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने भारत के साथ आर्थिक और सामाजिक निर्भरता को स्वीकारते हुए कहा कि ये रिश्ता समानता और निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि बांग्लादेश भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा और यही उम्मीद भारत से भी रखता है। तो ये कहना है दोस्तों बांग्लादेश के सेना प्रमुख का। तो वहीं आपको बता दें, आतंक परस्त पाकिस्तान अब दुनिया को देगा शांति का संदेश। यूएनएससी में हुई 2 साल के लिए पाकिस्तान की एंट्री। जी हाँ, जिस देश ने खुद पाकिस्तान को पाला हो, जिस देश का नाम ही पाकिस्तान से आतंकिस्तान पड़ चुका हो, वो आज शांति की बात करने वाला है। दोस्तों यूएनएससी में पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने कहा कि उनकी टीम दुनिया के सामने मौजूद अहम चुनौतियों का सक्रिय और रचनात्मक तरीके से समाधान करने में भूमिका निभाएगी। मुनीर अकरम ने पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी एपीपी से बातचीत में कहा कि सुरक्षा परिषद में हमारी उपस्थिति को दुनिया महसूस करेगी। जी हाँ, पाकिस्तान ने एशियाई सीट पर जापान की जगह ली है, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2024 को खत्म हुआ। सुरक्षा परिषद में अस्थायी शांति स्थापना के लिए यह भूमिका अहम मानी जाती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो खुद आतंक परस्त देश हो वो आतंकी पर ज्ञान देने वाला है, शांति का संदेश देने वाला है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर। इतना ही नहीं, आपको बता दें पाकिस्तान के कमर चीमा ने नए साल पर शहबाज शरीफ को धो डाला, जमकर सुनाया, खरी खोटी कह दिया। भारत को बेहतर कबूल कर लेने का साल था 2024। जी हाँ, साल 2024 खत्म हो गया है और दुनिया 2025 में दाखिल हो गई। ऐसे में दुनिया भर में लोग पुराने साल की अच्छी बुरी आदतों का जायजा ले रहे हैं, तो नए साल से उम्मीदें भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार ने नए साल के पहले दिन एक वीडियो में अपने देश का हाल और पड़ोसी देशों की तुलना पर बात की। कमर चीमा ने कहा कि आज पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत जैसे हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे निकल गए हैं, तो ये भी सोचना होगा कि हम पीछे क्यों हैं। कमर चीमा ने कहा पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा साल 2024 रहा है जब पाकिस्तान की लीडरशिप ने यह मान लिया कि भारत हमसे आगे निकल चुका है। ये मानते हुए कि दूसरे देश आगे निकल गए हैं, पाकिस्तान की सरकार उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आई। 5 साल के लिए पेश किया गया ये प्लान देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। हालांकि ये सवाल भी है कि क्या ये पहले नहीं किया जाना था। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने कह दिया कि भारत तो तुमसे आगे निकल चुका है, लेकिन तुम क्यों पीछे हो, इस पर भी मंथन जरूर करो। वहीं आपको बता दें, भारत की सीमा में ड्रग्स लेकर घुसे 8 पाकिस्तानी, 1 दशक बाद मिली 20 साल की उनको सजा। जी हाँ, विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने 2015 में अरब सागर के रास्ते भारत में हेरोइन तस्करी के मामले में पकड़े गए 8 पाकिस्तानी नागरिकों को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये मामला 600 समुद्री मील की दूरी तय कर पाकिस्तान के कराची से भारत की समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाले जहाज अल यासिर से जुड़ा हुआ है। इस जहाज को भारतीय तटरक्षक बल ने 232 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। इस हेरोइन की कीमत 6 करोड़ 93 लाख रुपए आंकी गई थी। दोस्तों वहीं आपको बता दें, भारत आएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिकी अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी। जी हाँ, मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा। अमेरिका की अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। अब भारत ने उसे यहाँ लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। भारत ने अमेरिका से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मांगा था। राणा ने निचली अदालतों में याचिका दायर करके प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की थी, मगर कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली। इन अदालतों के फैसले राणा का भारत प्रत्यर्पण करने के पक्ष में थे। जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दें, अमेरिकी रक्षा विभाग को बहुत बड़ा झटका। अदालत ने बरकरार रखा हमले के मास्टरमाइंड के साथ किया गया समझौता। जी हाँ, अमेरिकी रक्षा विभाग को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की अपील अदालत ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों के साथ किए गए समझौतों को बरकरार रखा। अदालत ने रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि ऑस्टिन ने आरोपियों के साथ किए गए समझौते को रद्द करके अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। अब अमेरिकी सरकार आरोपियों के साथ किए गए समझौते को लेकर आगे की कार्रवाई पर मंथन कर रही है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले में 3000 के करीब लोगों की मौत हुई थी और इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों वहीं बता दें, ट्रंप की धमकियों के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त हुआ कनाडा। भारतीयों पर क्या कहा आपको बता दें, अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन न लेने पर कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर ट्रंप ने ट्रूडो की मुश्किल बढ़ा दी है। कनाडा इस समस्या से उबरने के लिए कई कोशिशें कर रहा है। इसी कड़ी में अब कनाडा ने कहा है कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने वाले प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के सवालों के जवाब देते हुए कनाडा की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश
करने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है और इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। कनाडा की तरफ से बातचीत करते हुए प्रवक्ता ने एक ईमेल में कहा कि भारतीय नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों में सबसे बड़े समूह थे। हालांकि हमारी त्वरित कार्रवाई की वजह से ये काफी संख्या काफी हद तक कम हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही हमें हमारे सिस्टम्स के इस दुरुपयोग के बारे में पता चला, हमने कार्रवाई की। इस एक्शन की वजह से जून 2024 से कनाडाई परमिट या वीजा धारकों द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वालों में 84% की कमी आई है। इसके अलावा बाकी देशों के प्रवासियों में भी 61% की कमी आई है। दोस्तों वहीं बता दें, कीव ने मॉस्को के साथ गैस समझौते को आगे बढ़ाने से किया इनकार। गazprom ने यूक्रेन से रोकी सप्लाई। जी हां, रशिया की समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी गazprom ने बुधवार को कहा कि उसने यूक्रेन के माध्यम से गैस की आपूर्ति रोक दी है, क्योंकि कीव ने मॉस्को के साथ गैस ट्रांजिट समझौते को बढ़ाने से मना कर दिया था। ऊर्जा कंपनी गazprom ने एक बयान में कहा कि गazprom और यूक्रेन की नाफ्टोगाज के बीच 5 साल का समझौता 1 जनवरी को खत्म हो गया था। वहीं आपको बता दें, समय से पहले चुनाव कराने के फैसले को लेकर राष्ट्रपति मैक्रोन ने गलती स्वीकारी, कहा दांव उल्टा पड़ गया। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जून में समय से पहले चुनाव कराने के फैसले को गलत माना। राष्ट्रपति ने कहा कि समय से पहले चुनाव कराने से देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, इसका मुझे दुख है। राष्ट्रपति ने कहा यह दांव उल्टा पड़ गया। नए साल के जश्न से पहले संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं ये स्वीकार करता हूं कि चुनाव कराने के फैसले से शांति की बजाय अधिक स्थिरता पैदा हुई है। साथ ही फ्रांस के लोगों के लिए समाधान के बजाय संसद में विभाजन हुआ। इससे पहले मैक्रोन ने चुनाव में अपनी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद चुनाव के निर्णय को राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत बताते हुए सही बताया था। दोस्तों वहीं बता दें, शोक में डूबा पूर्व पीएम का पैतृक गांव गाह। ग्रामीणों ने परिजनों को दिया पाकिस्तान आने का न्योता। जी हां, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर पाकिस्तान में स्थित उनके पैतृक गांव में भी शोक है। गांव के लोग बचपन के पलों को याद करके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गांव के लोगों ने पूर्व पीएम के परिजनों को एक बार पाकिस्तान में उनके पैतृक गांव और घर आने का न्योता दिया है। गांव में मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई। गांव के स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह मेरे पिता के सहपाठी थे। जब मैं स्कूल में आया तो स्कूल का रिकॉर्ड मेरे पास आया। जब भी मनमोहन सिंह जी का नाम स्कूल के रिकॉर्ड में देखता था तो मैं फख्र महसूस करता था। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। और साथ ही साथ लगे हाथों इस वीडियो को अपने दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स के माध्यम से। दोस्तों आप सभी को जाते जाते नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये साल काफी ज्यादा मंगलमय हो। आप लोग दिन दुगनी और रात चौगुनी करे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार।